साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विक्रम सर की क्लास में। आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वह स्पेशली रीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। वो साथी जो रीट लेवल प्रथम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ गणित के टॉपिक्स में लेके आया हूँ जो उनके सिलेबस के अंदर है। तो आज का जो प्रमुख बिंदु है पढ़ने वाला वो है संख्या। आज इस बिंदु के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि सिलेबस के अंदर ये लिखा हुआ है कि संख्याएं हमें पढ़नी है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याओं के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, संख्याओं में किस प्रकार की संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, संख्याओं के स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, दशमलव संख्या को साधारण संख्या में हम किस प्रकार बदलना है, इस प्रकार के कुछ मिश्रित प्रश्न हैं जिनको हम लेकर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, संख्या हमेशा अंकों से मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। अंक कौन कौन से हैं? ये अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कुल 10 अंक हैं ये, जिनसे मिलकर संख्या का निर्माण होता है। संख्या कितनी भी अंकों की हो सकती है। जैसे जैसे संख्याओं में अंकों की संख्या बढ़ती जाती है, संख्या अपने आप बड़ी होती जाती है, संख्या अपने आप बड़ी हो जाती है। जैसे ही संख्या बढ़ेगी हमें उस संख्या को बोलने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए और लिखने के लिए कुछ खास प्रकार के शब्द और खास प्रकार के लिपि की आवश्यकता होती है। किस प्रकार से संख्या को किस प्रकार से लिखना है? हम भारतीय संख्यांकन पद्धति के आधार पर ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अनुसार जो भी हम गिनती पढ़ते हैं उस गिनती के बाद में संख्या, जैसे एक अंक की संख्या है, एक अंक की संख्या 0 से लेके 9 तक, ये सब क्या है? एक अंक की संख्या। और उसके बाद में आती है 2 अंकों की संख्या, 10 से लेके 99 तक। उसके बाद में आती है 3 अंकों की संख्या, 100 से लेके 999 तक। उसके बाद में आती है 4 अंकों की संख्या, 1000 से लेके 9999। अब देखिए, मैं इन संख्याओं को लिखते समय कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे यहाँ से 9, इसे 99, इसे 100 पढ़ा है, 100 के बाद में इसे पढ़ा है 999। तो देखो ये तो 99 है, 9, 99, 99, 99, पर ये जो संख्या है इसके लिए हमेशा 100 का अंक है, 900, इसके लिए मैंने बोल दिया है 9000। ये जो नए शब्दों का ऐड हुआ है, ये जो नए शब्द ऐड हुए हैं ना, ये नए शब्द ही बताते हैं कि संख्या कितनी बड़ी है। कौन कौन से शब्द हैं, कब काम में लिए जाते हैं, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति के अंदर हम बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि संख्या जब बड़ी हो जाती है तो उसका नाम क्या होता है, संख्या का नाम क्या होता है। उसके लिए हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो भी संख्या उसको बाईं ओर से जो इसका पहला स्थान है, इस स्थान को बोलते हैं इकाई। इसका मतलब होता है 1। ये इकाई का अंक है, इसका मतलब 1 होता है। तो यहां सिर्फ अंक आ सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के अंक यहाँ आ सकते हैं। अगर कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है, अगर कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है तो इसमें 2 स्थान होंगे। पहले स्थान को तो हम इकाई बोल देते हैं, दूसरे स्थान को बोला जाता है दहाई। इसका मतलब होता है 10। इसका मतलब क्या होता है? 10। ये 10 के गुणज के अंदर होंगे। यहाँ जो भी संख्या लिखी जाएगी वो 10 का गुणज होगी। यहाँ जो भी संख्या लिखी जाएगी, जो भी अंक लिखा जाएगा वो 10 का गुणज होगा। जैसे मैंने यहां लिखा है 5, तो इसका मतलब हो गया सिर्फ 5। यहां मैंने लिख दिया है 4, इसका मतलब सिर्फ 4 नहीं है, इसका मतलब ये जो 4 है वो 10 का गुणज होगा। 10 गुना 4 बराबर 40। ये जो अंक है वो 40 के बराबर होगा। ये इकाई कहलाया, ये दहाई कहलाया। अगर 3 अंक है, ये जो तीसरा अंक है वो कहलाता है, हम इसे सैकड़ा भी बोलते हैं।
और ये 100 का अंक है। किसका? 100 का अंक है। ये है 100 के जो गुणज होंगे वो यहाँ माने जाएंगे। जो भी अंक यहाँ आएगा वो 100 का गुणज ही माना जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, इसका मतलब क्या होगा? इस 3 का मतलब क्या होगा? 3 गुना 100 मतलब 300। इस अंक को हम पढ़ेंगे 300। तो एक साथ अगर हम इसे पढ़ेंगे, इस अंक को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे 300 और ये एक साथ 45। इन्हें हम एक साथ क्यों पढ़ रहे हैं? 45 को एक साथ क्यों पढ़ा है? क्योंकि जब हम गिनती पढ़ते हैं तो 0 से लेके 99 तक हर एक संख्या के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग काम में लिया जाता है। तो यहां तक तो हम ले लेते हैं। जैसे ही 2 अंकों की संख्या के बाद तीसरी अंक आ जाता है, उसके बाद में हमारे पास कुछ समूह दिए गए हैं। उन समूह के आधार पर भी हम अंकों का नाम लेते हैं। जैसे यहाँ 100 का अंक, जैसे ही 100 का क्रॉस कर जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये जो चौथा अंक होगा वो होगा 1000 का। चौथा जो स्थान है, इस स्थान पर जो अंक है वो 1000 की संख्या मानी जाएगी। सिर्फ उस अंक का मान अंकीय मान होता है, इस जगह का मान हजारों में होगा। इसके बाद में जो 5वां अंक है या 5वां स्थान है वो 10,000 को निरूपित करता है। इसी प्रकार 1000 के बाद में क्रमशः हम चलेंगे, लाख, लाख के बाद में आएगा 10 लाख और 10 लाख के बाद में करोड़ और करोड़ के बाद में 10 करोड़। इसके बाद में अरब और खरब की संख्याएं भी आती हैं। अब देखिए, इस चीज को समझने से हमें एक बात और पता चल रही है कि जो संख्या के नाम हैं उन संख्या के नामों में कुछ समूह बना देते हैं। किस प्रकार के समूह बने हुए हैं? सबसे पहले 3 स्थानों में समूह। इन तीनों स्थानों पर ये जो स्थान है तीसरा वो होता है 100 का, और ये जो दोनों स्थान है इकाई और दहाई के, इनको एक साथ बोला जाता है। इसके बाद जो 2 स्थान हैं ये दोनों स्थान 1000 के हैं, ये दोनों स्थान 1000 के। फिर कॉमा लगाओ, ये दोनों स्थान लाख के हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, ये दोनों स्थान करोड़ के हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, ये दोनों स्थान अरब के हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, और इस प्रकार संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी। इसका अगर हम उदाहरण करें कोई, जैसे हम एक संख्या है उसे हम लिख रहे हैं, ध्यान रख लेना कॉमा कहां लग रहे हैं? 3 स्थान छोड़ने के बाद या 3 अंक छोड़ने के बाद पहला कॉमा, उसके बाद हर बार 2-2 अंकों या 2-2 स्थानों के लिए कॉमा लगता है। ये भारतीय संख्यांकन पद्धति में है, ये भी अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। इस पर भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। एक कोई संख्या लिख दी जाएगी और फिर उनके कॉमा आगे पीछे कर दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से सही उत्तर कौन सा है। इसके अंदर हम दूसरा पढ़ रहे हैं, जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम इसका एक, बीस करोड़ 5 लाख 201। ये एक संख्या है जिसे हमें गणितीय रूप में लिखना है। ये शाब्दिक रूप में लिखी गई है, इसे गणितीय रूप में लिखना है। तो देखो अंक किस प्रकार होते हैं? पहला स्थान इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख कॉमा, करोड़ 10। यहां तक करोड़ के खाने थे। तो ये जो खाना है ये करोड़ का, लाख का, 1000 का, उसके बाद में 100 के। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? 20 करोड़। 2 जगह मिलती है हमें, दोनों जगहों पर हमने लिख दिया 20। इसके बाद में 2 जगह और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 5 लाख। अगर मैं ये 5 यहाँ लिख देता हूं तो यहाँ 0 आ जाएगा, खाली जगह किसी रखनी नहीं है, तो ये हो जाएंगे 50 लाख। तो 0 हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे 5, तो ये हो गया 5 लाख। अब इसमें 1000 का कोई कॉलम नहीं है, 1000 की कोई भी जानकारी यहाँ नहीं दी गई है, तो हम 1000 का कॉलम है इसमें हम क्या रखेंगे? 0। फिर लिखा है 200, 100 वाला ये है 200। उसके बाद में सिर्फ 1,
तो 0 और 1, तो ये हमारी संख्या हो गई 20,05,02,01। इस प्रकार की संख्याएं पूछी जा सकती हैं। इसी उदाहरण के साथ हम एक चीज सीखते हैं जो है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या था? जो मैंने अभी बताया वो स्थानीय मान है कि कोई भी अंक, जैसे एक संख्या है, ये कौन सी संख्या है? पहले हम इसमें कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने से हमें पता चलेगा। पहले 3 अंकों के बाद कॉमा, फिर 2 अंकों के बाद कॉमा। 24 लाख, 34,454। इसे हम क्या लिखेंगे? 24,34,454। अब प्रश्न क्या है कि 4 के स्थानीय मान का योग करो, या इनमें से योग क्या होगा, और फिर कोई 4 ऑप्शन आ जाए। तो अब पता लगाना ये 4 का स्थानीय मान होता क्या है। देखो 4 का मतलब तो 4 ही होता है, 4 का मतलब क्या होता है? 4 होता है, परंतु ये क्या है? ये उसकी अंकीय वैल्यू है, उस अंक की वैल्यू है। परंतु जब वही 4 अलग अलग जगहों पर बैठता है तो उसकी वैल्यू है वो भी अलग अलग हो जाती है। जब वो इकाई के पोस्ट पर बैठा है तो इसकी वैल्यू 4 गुणा 1 मतलब सिर्फ 4 है। जब ये 4 यहाँ दाई की जगह, यहाँ सैकड़ा की जगह बैठा है, 100 की जगह जब 4 बैठा है तो इसकी वैल्यू हो गई 4 गुना 100 बराबर 400। इसी प्रकार ये जो 4 है ये 1000 की संख्या पर बैठा है तो 4 गुना 1000, ये हो गए 4000। इसी प्रकार ये जो 4 है ये लाख की जगह बैठा है तो ये हो जाएगा 4 गुना लाख। अब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? जो पहला 4 है वो लाख की जगह है। अब कई बार क्या है, इसको जल्दबाजी में हमें अगर हल करना हो कि भी कितने जीरो लगेंगे आगे, ये तो हमें पता चल गया लाख की जगह अब जीरो कितने लगाने हैं। तो ये एक बहुत आसान सा तरीका है कि जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो अंक लिख दें। जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है वो अंक लिख दें। लिख दिया, गुणा का निशान 1, क्या लगाया? 1। अब इसके आगे लगाने हैं हमें जीरो। जीरो कितने लगेंगे? जीरो उतने लगेंगे जितने उस अंक के बाद में अंक आ रहे हैं। जिस अंक का स्थानीय मान पूछा है उस अंक के बाद कितने अंक आ रहे हैं वो सब के सब जीरो में आ जाएंगे। जैसे ये जो 4 है इसका स्थानीय मान निकालना है तो 4 गुणा 1 और आगे कितने अंक है? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 और 5। इसी प्रकार ये 4 है आगे वाला, उसका स्थानीय मान निकालना है इस 4 का, तो इस 4 गुणा 1, अब जीरो कितने लगाने हैं? 1 2 3। इसी प्रकार इस 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 गुणा इस 4 के बाद में कितने अंक है? 1 और 1 2, और जो आखिर में 4 बचा है इसका स्थानीय मान निकालना है। तो इसके बाद में तो कोई अंक है ही नहीं तो इसमें सिर्फ 1 रहेगा और किसी भी जीरो से गुणा नहीं होगा। तो ये हो गया 4 लाख और ये हो गया 4000, ये हो गया 400 और ये हो गया 4। इनका ऐड करेंगे तो 4 0 4 4 0 4, 4,04,404। इस प्रकार ऑप्शन किस प्रकार कहेंगे इसके अंदर? ऑप्शन इस प्रकार के सवाल दिए जा सकते हैं। स्थानीय मान क्या होगा? ऑप्शन ए ये हो सकता है, ऑप्शन बी ये हो सकता है, ऑप्शन सी ये हो सकता है, ऑप्शन डी ये हो सकता है। तो यहां हमें कंफ्यूजन नहीं होना। अगला पूछे 4 का क्या स्थानीय मान है, कि हम सिर्फ स्थानीय मान 4 करते नहीं, 4 के स्थानीय मानों का योग पूछा है तो हम हर एक 4 के अंक के स्थानीय मान का जोड़ करेंगे। तो ये आपके स्थानीय मान का टॉपिक शायद क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ आपके सिलेबस में संख्याएं हैं 1 करोड़ तक की, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हैं, सारी प्लस की संख्याएं हैं, परंतु हमें माइनस की संख्याएं भी पढ़नी पड़ेगी। स्थानीय मान के बाद में जो हम आगे पढ़ेंगे वो है
भारतीय मुद्रा। और भारतीय मुद्रा को हल करने से पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय मान के अंदर दशमलव के बारे में हम जानकारी लेंगे। दशमलव के बारे में जानकारी हम क्यों ले रहे हैं और ये दशमलव क्या चीज है। देखो, जब कोई संख्या हम लिख रहे हैं, जैसे ये है संख्या रेखा, अंक है, 0 के बाद में आता है 1, 1 के बाद में आता है 2। अगर हमें कोई संख्या इनके बीच में लिखनी है, 1 के बाद आ रही है और 2 तक नहीं आ रही, हम मान लो यहां कोई संख्या ले रहे हैं, तो हमें ये चेक करना है ये कितना हिस्सा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके हम 10 टुकड़े कर देंगे। और हमसे पूछा जाए कि एक दशमलव, दशमलव का मतलब क्या है? दशमलव का मतलब है 10 के टुकड़ों में बांट देना, 10 के टुकड़ों में बांट देना। तो पहले जो टुकड़ा है दशमलव के बाद में जो पहला ही अंक होगा वो पहले 10 के लिए होगा, उसके बाद में और अगर अंक आते हैं तो 10 गुणा 10 100 के लिए होगा, उसके बाद में और अंक आ रहा है तो 10 गुणा 10 गुणा 10 1000 के लिए होगा। इस क्रम में चलेंगे। जैसे संख्या आ रही है कि हमें 1/1.2 मतलब 1.2 को बताओ, तो देखो ये तो है 1। अब 1 से तो ये ज्यादा हो गया और 2 तक पहुंचा नहीं, तो 1 और 2 के बीच में 10 टुकड़े करेंगे। क्या करेंगे? 10 टुकड़े। ये 10 टुकड़े किए हैं, एक टुकड़ा 1 दशमलव के बराबर है। ये क्या है? 0.2। तो ये पहला टुकड़ा 0.1 और ये दूसरा टुकड़ा 0.2, तो ये 1 तक तो पहुंच ही गए थे। अब 1.1 और 1.2। दशमलव का मतलब क्या था? दशमलव का मतलब है कि कोई संख्या जब इकाई अंक के बाद में भी कोई टुकड़ों के अंदर हम संख्या बांटें तो कैसे बांटेंगे? हम उसके दशमलव के बाद टुकड़े कर दिए जाएंगे। टुकड़े का मतलब है जितने हम टुकड़े ले रहे हैं दशमलव के बाद में उतने ही अंक लिखे जाएंगे। जैसे कोई संख्या है 1 और 1 के बाद में कोई संख्या है 2, इसके बीच में अगर हमने 10 टुकड़े किए, कितने? 10 टुकड़े किए हैं और हमें कौन सी संख्या रिप्रेजेंट करनी है? 1.4। 1.4। तो उन 10 टुकड़ों में से शुरू के 4 टुकड़े 1 2 3 और 4, ये जो होगा वो होगा 1.4। अगर वो कहे कि नहीं 1.4 और 3 ज्ञात करो, तो यहां देखो दशमलव के बाद में 2 संख्याएं हैं। एक संख्या के लिए 10 टुकड़े किए थे, 2 संख्याओं के लिए 10 गुणा 10 100 टुकड़े करने पड़ेंगे। मतलब 1 और 2 के बीच में 100 छोटे टुकड़े एक समान करने पड़ेंगे। फिर उन्हें गिनेंगे, जैसे ही 43 आ जाएगा उन टुकड़ों में, वहां हम लिखेंगे 1.43। समझ में आई बात? ये दशमलव की मूल भावना है, दशमलव क्या चीज है। अब बात आती है कि दशमलव का हम परिवर्तन कर सकते हैं। दशमलव का परिवर्तन किया जा सकता है। दशमलव क्यों आया है? दशमलव 10 के कारण है। दशमलव क्यों आया है? दशमलव 10 के कारण है। 10 के टुकड़े करने की वजह से 10 आया है दशमलव। तो अब हम जो स्थानीय मान है, देखो प्रश्न ऐसा आ सकता है 2 4 5.3 में किसका? 2 तथा 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? 2 तथा 3 के स्थानीय मान का योग क्या होगा? अब देखो 2 का स्थानीय मान लिखा, 2 के बाद में अंक कितने हैं? वैसे तो देखो गिनोगे अंक तो 1 2 3, परंतु दशमलव तो टुकड़ों को बांटता है, न कि सीधे अंकों को। तो दशमलव से पहले अंक काउंट करने हैं। तो दशमलव से पहले कितने अंक हैं? 1 और 1 2, तो ये हो गया 2 गुना 100। 2 गुना 100। अब बात करते हैं 3 की, क्योंकि दशमलव कब लगाया था? जब 2 संख्याओं को और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटा था। एक से भी छोटे टुकड़े, तो उन छोटे टुकड़ों के लिए हमने 10 टुकड़े बांटे थे। 10 में से 3 टुकड़े ले रहे हैं, 10 में से 3 टुकड़े ले रहे हैं, तो ये होगा 0.3 का स्थानीय मान। 3/10, या हम इसे कहेंगे 3 गुणा 1/10, कि उस 1 के 10 हिस्से करने के बाद ये हमने बनाया था। तो ये क्या हो जाएगा? 200
प्लस 0.3 200.3 ये हमारा मान। इस प्रकार और प्रश्न भी दशमलव के वो बनते हैं, प्रश्न आ सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि दशमलव की संख्या यदि हो, क्या हो, एक साधारण संख्या है, साधारण संख्या में बदलाव करना है, जैसे मान लो दशमलव की संख्या है कौन सी, जैसे 2.435, वो कह रहा है इसमें दशमलव को हटाना है, क्या करना है, हटाना है। ठीक है जी, हम हटा देंगे, 2 4 3 और 5 लिखना चाहते हैं, पर ये तो नहीं लिखा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो इकाई का अंक ही 2 है, दशमलव के बाद यहाँ क्या इकाई का अंक ही 2 है, और यहाँ 2 का मतलब 2000 हो गया, तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस को खत्म करने के लिए, 2000 को खत्म करने के लिए, दशमलव हटाने के लिए, दशमलव के हटाते ही लग जाएगा नीचे 1, भाग दिया जाएगा, नीचे लग जाएगा 1। अब दशमलव के बाद में जितने अंक हैं 1 2 3, तो 3 0 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। जैसे ही हमें दशमलव हटाना है, दशमलव हटाते ही नीचे लिखेंगे 1, और दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने हम लगा देंगे 0, तो ये संख्या हमारी बन जाएगी। इसी प्रकार अगर कोई संख्या इस प्रकार है 24.35, तो 2 4 3 5 लिखा, दशमलव हटाया, उसकी जगह 1 दशमलव के बाद में 2 अंक है, 3 और 5, तो ये 100। हम इन संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे जैसे 0 बढ़ेंगे दशमलव की जगह में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे एक संख्या है 2 4 5 3 6, इसमें अगर हम 10 का भाग दे रहे तो दशमलव कब लगता है, 1 हटेगा और दशमलव लगेगा, 1 हटेगा और दशमलव लगेगा। कब लगेगा कि यहाँ 1 0 है, 1 अंक छोड़ के लगेगा, तो 2 4 5 3 6, 1 अंक छोड़ के, उधर से 1 अंक छोड़ा और यहाँ लग गया दशमलव। अगर यहाँ इस प्रकार हो तो देखो भाग में 1000 है, इसको हटा के हम दशमलव लगाना चाहते हैं, तो संख्या लिखी, 1 हटते ही दशमलव लगेगा, इस 1 को हटा के उसकी जगह हम दशमलव लगाएंगे। कितने दशमलव लगेगा, कब, कहां, 3 0 है, 1 2 3 0, 3 अंक छोड़ के, 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लग जाएगा। इस प्रकार दशमलव की संख्याएं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक साधारण संख्या जो भिन्न का रूप होती है वो, और ये दशमलव की संख्याएं जो आपस में जुड़ी हुई है। ये इसलिए भी बताया है कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है भारतीय मुद्रा, मतलब रुपया और पैसा, रुपया और पैसा। रुपये पैसे का मतलब क्या है, हम जानते हैं 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अब इनकी आपस में इंटरचेंजिंग करवाई जा सकती है। जैसे 20 रुपये में कितने पैसे, या 25 रुपए में कितने पैसे, या 25 पैसे में कितने रुपए। तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, और जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो संख्या घट जाती है, कम हो जाती है। तो अगर हमें मालूम है कि जो हमारा उत्तर होगा वो ज्यादा आएगा, तो ज्यादा लाने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो हमारा उत्तर है वो थोड़ा आएगा तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा करने के लिए भाग देंगे। अब देखो प्रश्न है 20 रुपए में कितने पैसे होते हैं। हमें पता है कि रुपए और पैसे तो एक ही यूनिट है, परंतु 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, संख्या के हिसाब से पैसे ज्यादा होते हैं। ये कम है, हमें बदलना किस में है, ज्यादा में। ज्यादा के लिए क्या कर सकते हैं, गुणा। तो 20 को हम गुणा करेंगे, क्या, 1 रुपए में कितने पैसे हैं, 100 पैसे, तो 100 से हम गुणा करते हैं। अब यहाँ एक और खास बात आ रही है, इसके अंदर एक टॉपिक अपना और क्लियर होगा, वो होगा 10 या 10 के गुणज से गुणा अथवा भाग, गुणा अथवा
भाग। देखो जब किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाता है, किससे? 0 से, तो वो पूरी संख्या 0 हो जाती है, पूरी संख्या 0 हो जाती है। परंतु तब जब किसी संख्या को 10 से गुणा किया जाए, या 10 के गुणन से, 10 से, 20 से, 30 से, इनसे गुणा किया जाए, या ऐसी संख्या से गुणा किया जाए जिसके अंदर खूब सारे जीरो लगे हों, तब गुणा करना हमारे लिए आसान हो जाता है। किस प्रकार? जैसे ये एक सवाल, इसके अंदर यहां भी 0 है, 0 के बाद में कोई अंक नहीं है, यहां भी 0 लगे और 0 के बाद में कोई अंक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब हम गुणा करते हैं तो जो अंक हमारे पास हैं 0 के अलावा, सिर्फ उन्हीं का गुणा करते हैं। 0 के अलावा जो अंक है सिर्फ उन्हीं का गुणा करते हैं। मतलब यहां 2 का गुणा करेंगे हम सिर्फ 1 से। किससे? 2 का गुणा करेंगे 1 से। 2 का गुणा किया है 1 से, 2 एकम 2। अब सवाल में क्या बच गए? 0 बच गए। 1 0 यहां बच गया, 2 0 यहां बच गए, तो कुल कितने हुए? 1 2 3 0, और ये 3 0 यहां लगा देते। ये हमारा उत्तर, इतने पैसे। तो यहां आपको दो चीजें सीखने को मिली। पहली, संख्या को बढ़ाने के लिए गुणा किया जाता है और संख्या को घटाने के लिए भाग किया जाता है। हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब देखो रुपए को अगर पैसे में बदलना है, रुपए को पैसे में बदलना, हमें पता है पैसे ज्यादा होते हैं तो हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर वो ये कहता है 3000 पैसों में कितने रुपए होंगे, 3000 पैसों में कितने रुपए होंगे। अब यहाँ क्या है? पैसे दिए हैं और निकालना क्या है? रुपए। अब हम जानते हैं पैसे ज्यादा होते हैं और रुपए कम होते हैं। ज्यादा से हमें कहां जाना है? कम करने। कम करने के लिए क्या किया जाता है? भाग। तो देना तो है भाग, देना क्या है? भाग। और भाग किसका देना है? जो हमें यहां परिवर्तन दिया गया है 100 का। यहां 100 का गुणा किया था और यहां हम क्या कर रहे हैं? 100 का भाग दे रहे हैं। देखो 100 का भाग देना, जैसे हमने गुणा किया, जिस प्रकार हमने गुणा किया उसी प्रकार भाग में भी नियम लागू होता है। अगर किसी संख्या के अंदर 0 आ रहे हैं, अगर किसी संख्या में क्या आ रहे हैं? आखिर में 0 आ रहे हैं, और हम किसी दूसरी संख्या का भाग दे रहे हैं जिसके आखिर में भी 0 है, तो पहले 0 से तो 0 हटा दो। दूसरी बात, जो अंक बचते हैं 0 के अलावा, सिर्फ उन्हीं का भाग दिया जाएगा। जैसे यहां पे 1 का भाग 3 में दिया तो उत्तर आया 3, 1 का भाग 3 में दिया, उत्तर आया 3। अब यहां 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, सिर्फ 1 0 बचेगा और हमारा उत्तर होगा 30 रुपए। ये चीज समझ में आई? इसमें एक प्रश्न और ले लेते हैं हम। ₹20 या 20 की जगह मैं कह लिख रहा हूं 25 रुपए तथा 400 पैसों को कैसे लिखेंगे? 25 रुपए तथा 400 पैसों को कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं 25.400 रुपए, बी 29 रुपए, सी 25,400 रुपए और डी 25,400 पैसे। जब हम इसे कैसे लिखेंगे? तो देखो, पहली बात, हमें इनको बदलना आना चाहिए। इनको लिखने से पहले देखो, यहां भी रुपया, यहां भी रुपया, यहां भी रुपया और यहां सिर्फ पैसे। जो उत्तर है कुछ रुपए में है और पैसे में, परंतु सवाल के अंदर रुपया और पैसा दोनों है। जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये तभी जुड़ेंगे जब इनकी जो ये इकाइयां होती है ये बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। मतलब ये रुपया है तो रुपया रुपये में जुड़ेगा, पैसा पैसे में जुड़ेगा। और अगर आप जोड़ना चाहते हो तो इनकी यूनिट बदल दो, इनकी इकाइयां बदल दो, या तो पैसे को रुपए में बदल दो और या फिर रुपए को पैसे में बदल दो। तो देखो, हम पैसे को रुपए में बदलते हैं, 400 पैसों को रुपयों में बदल, 400 पैसों को रुपयों में बदल रहे हैं। हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, रुपए कम होते हैं, पैसे ज्यादा होते हैं। पैसों को रुपयों में बदल रहे हैं, ज्यादा को कम में बदलना है, और कम करने के लिए हम देते हैं भाग। तो 400 में हम भाग देंगे 100 का, 0 से 0 कट जाएंगे, उत्तर आया 4, कितने हो गए? 4 रुपए। तो
तो अब हो गया हमारा सवाल 25 रुपए तथा 4 रुपए को कैसे लिखेंगे। तो 25 रुपए और 4 रुपए क्या होते हैं, 25 और 4 29 रुपए। तो ये जो हमारा उत्तर है ये हमारा होगा आंसर और बाकी सब हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न है वो आ सकते हैं। हम आगे के वीडियो में कुछ प्रश्नों को भी लेंगे, किस प्रकार के प्रश्न है वो आ सकते हैं। संख्या पद्धति के बाद में एक महत्वपूर्ण चीज मैं और बताता हूं, वो है संक्रिया। संक्रिया 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है योग, एक होता है व्यवकलन, एक होता है गुणा और एक होता है विभाजन। मतलब इसे हम बोलते हैं जोड़, ये बाकी, ये गुणा और ये भाग। यही संक्रियाएं हैं हमारी। ये चारों संक्रियाएं हमें आनी चाहिए, ये चारों संक्रियाएं हमें आनी चाहिए। हमें जोड़ भी आना चाहिए, बाकी भी आना चाहिए, गुणा भी आना चाहिए और भाग भी आना चाहिए। तो इनके लिए एक तो जहां तक मुझे यकीन है कि आपको ये सब आते होंगे, इनके अंदर अब एक खास चीज क्या है वो मैं बता देता हूं। प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या हो, उसका एक चिन्ह होता है। क्या होता है? चिन्ह। वो चिन्ह हमें ये बताता है कि ये जो संख्या है वो 0 से बड़ी है या 0 से छोटी है। ये कमाल की चीज है कि संख्याएं 0 से बड़ी भी होती हैं और 0 से छोटी भी होती हैं। जैसे इस प्रकार, यहाँ 0, ये 1 है, ये 2 है, यहाँ और यहाँ भी संख्याएं हैं। 0 से बड़ी भी संख्याएं होती हैं और 0 से छोटी भी संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं 0 से बड़ी है उन्हें इस प्लस चिन्ह के द्वारा बताया जाता है, जिसे धन चिन्ह भी कहते हैं। और जो संख्याएं 0 से छोटी हैं उन्हें माइनस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे ऋण चिन्ह भी कहते हैं। ऋण मतलब बकाया, तो 0 से भी कम, धन मतलब ज्यादा, तो 0 से ज्यादा। ये जो चीज है, ये संख्या रेखा के ऊपर मैंने बताया है, इन्हें बोलते हैं, ये जो संख्याएं हैं ना, तो पूरी पूरी संख्याएं, इन्हें बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। खैर, यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि 0 बीच में होता है। कुछ संख्याएं 0 से ज्यादा है वो धनात्मक है, कुछ संख्याएं 0 से कम है वो ऋणात्मक है। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? प्लस चिन्ह बोलते हैं या धन। यहाँ इसे बोलते हैं माइनस, या हम इस चिन्ह को बोलते हैं ऋण। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। और इस तरफ जो संख्याएं चल रही है वो कौन सी संख्याएं हैं? ऋणात्मक संख्याएं हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि प्रत्येक संख्या का अपना एक चिन्ह होता है, तो देखो सबसे बड़ी बात इनमें एक और बता देता हूं। हम जब गिनती कर रहे थे तो हम 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं और सबसे पहले यही गिनती हुआ करती थी। ऋण चिन्हों का बाद में आविष्कार हुआ है। जैसे हमें कहा गया कि आप घटाव कीजिए, 5 में से 4 घटाइए, हम 5 में से 4 घटाएंगे, उत्तर आएगा 1। प्रश्न बदल दिया गया कि 4 में से 5 घटाइए। अब क्या करें? 4 में से 4 तो चले गए, 1 बाकी है, 1 अभी भी बाकी है, जिसे बाकी करना है और वो बाकी रहेगा। अब क्या किया जाए? उस बाकी है जो 1 को, ये इस प्रकार बताया जाता है ऋण। ऋण है 1 अभी बाकी है, तो माइनस का चिन्ह लगा के बताया गया। तब वहां चिन्हों की आवश्यकता हुई और जो 0 से छोटी संख्या है उनके लिए माइनस लगाया गया, 0 से बड़ी संख्या उनके लिए प्लस लगाया गया। अगर नहीं लगा हुआ, अगर कोई चिन्ह नहीं है, नहीं है, तो हमेशा धनात्मक मानेंगे, तो हमेशा धनात्मक संख्या ही मानेंगे। कौन सी संख्या मानेंगे? धनात्मक। बस ये ध्यान रखना है। मतलब ऋण चिन्ह तो हर हाल में दिया होगा, धनात्मक दे तो धनात्मक है, नहीं है तो भी वो धनात्मक है। अब बात आती है कि जब ये चिन्ह लग जाए तब जोड़ और घटाव कैसे करना है। जब ये चिन्ह लग जाए, एक ये भी बता दूं चिन्ह लगता कब है? पहले चिन्ह और उसके बाद में संख्या। जैसे -1, -212, -4, +800, इस प्रकार। अब इन धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का
जोड़ आ सकता है, घटाव आ सकता है, भाग आ सकता है, गुणा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। हमें साधारण जोड़ बाकी गुणा भाग तो आते हैं, परंतु अब हमें इन ऋणात्मक चिन्हों को भी सीरियसली लेना होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, उससे आपको ये जानकारी हो जाएगी। जैसे पहली चीज, एक सवाल है 2 - 3 + 4 - 6 + 8 -5 - 4 + 1 और का इसका उत्तर निकले, हल करो इसे। तो देखो सबसे पहली बात, चिन्ह देखेंगे, हर एक का चिन्ह क्या है। इस 2 का चिन्ह नहीं दिया तो हम मान लेंगे क्या है, प्लस। इसका चिन्ह माइनस है, ये देखो हर एक के चिन्ह दे रखे हैं, हर एक के हमारे पास क्या है, चिन्ह। और ये जो चिन्ह होते हैं ये संख्या से पहले लिखे जाते हैं। अब इनका हमें क्या करना था, जोड़ और घटाव। अब करना क्या है, ये समझ से थोड़ा सा हो जाता है बाहर। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि जो एक जैसे हैं वो इकट्ठे होंगे, जो एक जैसे हैं वो इकट्ठे होंगे, जो अलग अलग हैं वो बाकी हो जाएगी। जो एक जैसे उनको इकट्ठा कर दो, इकट्ठा कर दो मतलब उनका जोड़ कर दो, और जो अलग अलग हैं उनका घटाव हुआ। मतलब एक जैसे प्लस की संख्या, प्लस की संख्या, प्लस की संख्या, प्लस की संख्या, इन सबको जोड़ दो। और ये कौन से हैं, सारे प्लस के हैं। तो 2 + के 2 + का 4 + का 8 + का 1 कितने हो गए, ये 2 और 4 6 और 8 14 और 1 15 + के 15। अब माइनस वालों की बारी, -का 3 -का 6 -का 5 और -के 4, -का 3 -का 6 -के 5 -के 4, इनको अलग से जोड़ो। 6 और 3 9, 9 और 9 18, पर ये 18 किसके हैं, माइनस के हैं। ये चीज समझ में आ रही है। ऐसा ना हो कि सर सवाल में तो माइनस दे दिया तो हम घटाव कर देंगे, नहीं। ये बहुत पुरानी चीज है कि माइनस का चिन्ह हमें घटाव को ही बताता है। नहीं, माइनस का चिन्ह उस संख्या का व्यक्तिगत चिन्ह है और वो बताता है कि वो संख्या 0 से ज्यादा है या कम है। ये 0 से कम की संख्या है, ये 0 से कम की संख्या है, 0 से कम की संख्या है माइनस के 18, 0 से ज्यादा है वो है प्लस के 15। अब देखो संख्या क्या बच गई, सवाल हमारा कैसा हो गया, प्लस के 15 माइनस के 18 और हमें उत्तर निकालना। अब देखो प्लस का मतलब 0 से आगे की संख्या है और माइनस का मतलब 0 से पीछे की संख्या है। अब क्या होगा, एक इस तरफ खींचेगा और एक इस तरफ खींचेगा तो क्या होता है, क्या एक तरफ लाइन चली जाती है, नहीं। उन दोनों का जोड़ है, जब दो लोग एक दूसरे को खींचते हैं अलग अलग विपरीत दिशा में, तो उन दोनों का जोड़ एक दूसरे को समाप्त कर देता है। अगर दोनों का जोड़ बराबर है तो एक जगह खड़े रहेंगे, मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो ये कट जाएंगे। अब हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में जब दो संख्याएं आ गई और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तब देखो एक साथ एक जैसे चिन्ह थे तो हमने जोड़ कर दिया, अलग अलग चिन्ह आ गए। अब यहाँ एक ही चीज की जा सकती है और वो क्या है, घटाव। यहाँ पे हमें जोड़ नहीं करना है। अब देखो 18 में से 15 गए, कितने बच गए, 3। कितने बच गए, 3। पर ये 3 किसके बचे हैं, क्या प्लस के बचे हैं, नहीं। प्लस वाली तो संख्या कम थी तो इसके तो नहीं बचे, बचे किसके, इस 18 वाले के बचे। क्योंकि ये किसकी संख्या है, माइनस की, तो हमारा उत्तर आएगा माइनस के 3। तो ये चीज अच्छे से समझ लेना कि जब संख्याएं हैं उनके चिन्ह आ जाते हैं तो फिर हम उनका जोड़ और घटाव किस प्रकार करेंगे। अब बात आती है जोड़ और घटाव के बाद में आती है गुणा और भाग की। गुणा और भाग की, गुणा और भाग दो टॉपिक ले, जैसे -2 गुणा -3 गुणा -4, इसका उत्तर। और अगर चिन्ह बदल दिया जाए 2 गुणा -3 गुणा -4, इसका उत्तर 2 गुणा 3 गुणा -4, इसका उत्तर 2 गुणा 3 गुणा 4, इसका उत्तर। देखो यहाँ 3 अंक है, 2 3 और 4, इन तीनों का हम गुणा कर रहे हैं।
परंतु हर एक गुणा के अंदर अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर 2 का चिन्ह माइनस है, सभी के माइनस है। तो सबसे पहली चीज, संख्या का गुणा संख्या से ही होगा। संख्या का गुणा तो संख्या से ही होगा। तो देखो इन सबका गुणा कर रहे हैं, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 2 तिया 6, 6 चौके 24 और 2 तिया 6, 6 चौके 24। हर एक में संख्या तो आ गई 24। अब बात आती है चिन्ह की कि उत्तर के अंदर हम चिन्ह क्या लगाएं। क्या हम जोड़ और बाकी की तरह करें? पर नहीं, वैसा नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या होता है, माइनस का जो चिन्ह होता है, कौन सा? माइनस का चिन्ह, वो महत्वपूर्ण है। माइनस का चिन्ह क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। माइनस का चिन्ह अगर सवाल में आ गया है तो वह उत्तर में बने रहने की पूरी कोशिश करता है। पर आप जानते हो, जब एक व्यक्ति किसी काम करने लगता है तो बाजार में उस जैसे दूसरे आ जाते हैं तो उसका धंधा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? दूसरों का कंपटीशन हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी है। यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही एक माइनस दूसरे माइनस को देखेगा वो उसको खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म, या इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। आप कुछ भी सुन, उसके ऊपर जाके बैठ जाएगा। जैसे ये माइनस का है, ये माइनस चला इस माइनस के पास आया, तो ये माइनस चला इस माइनस के पास आया और इसके ऊपर बैठ गया, तो क्या बन गया? प्लस। अब ये तो हो गए प्लस, यहाँ क्या बचा है? माइनस, तो माइनस उत्तर में आ जाएगा। या दूसरा तरीका ऐसे समझ लो कि हमें माइनस देखने हैं और हर एक माइनस दूसरे माइनस को खत्म करता हुआ जाता है। हर एक माइनस दूसरे माइनस को खत्म कर देता है। इसका मतलब ये माइनस है वो इस माइनस को खत्म कर देगा। तो क्या ये बच गया माइनस, इसको खत्म करने वाला कोई नहीं है, तो उत्तर के अंदर ये माइनस आ जाएगा। यहां सवाल के अंदर एक माइनस है वो दूसरे माइनस को खत्म कर दिया। अब कहीं भी माइनस सवाल में नहीं बचा, तो उत्तर में भी माइनस नहीं है। इस सवाल के अंदर केवल एक ही माइनस है और इसको खत्म करने वाला कोई नहीं है, तो ये माइनस आगे आ गया। इस सवाल में कहीं माइनस है ही नहीं, तो हम माइनस लगाएंगे। इस प्रकार गुणा होता है। अब अगर बात आ जाती है भाग की, किसकी? भाग की। जैसे ये सवाल है, इसके अंदर अब हम भाग दे रहे हैं, -6, 6, 6, -6, अलग अलग संख्याओं का देखो भाग दिया। पहली चीज, भाग दो चाहे गुणा दो, संख्या का संख्या में। यहाँ गुणा हमने 24 कर लिया था, इसका मतलब अब यहाँ भाग दे रहे हैं माइनस का 6 का, यहाँ भाग दे रहे हैं 6 का, यहाँ भाग दे रहे हैं 6 का, यहाँ भाग दे रहे हैं माइनस के 6 का। देखो सवाल के अंदर एक ही माइनस रह सकता है, नियम अभी भी वही है गुणा का। माइनस को माइनस मिल गया, चाहे कहीं भी मिल जाए वो उसको खत्म कर देगा, चाहे वो गुणा हो रहा हो चाहे भाग हो रहा हो। केवल प्लस और माइनस में ये नियम लागू नहीं होते। तो देखो यहाँ पे ये जो माइनस है, एक माइनस, इसी सवाल में एक दूसरा माइनस, तो ये दोनों माइनस एक दूसरे को खत्म कर देंगे। यहाँ पर एक एक माइनस है तो ये रहेंगे। अब यहाँ संख्या का संख्या में भाग 6 का 24 में भाग 4, भाग 4, यहाँ भी भाग 4, यहाँ भी भाग 4, परंतु यहाँ एक माइनस है उत्तर में माइनस, यहाँ भी एक माइनस है उत्तर में माइनस। तो ये जो नियम है प्लस और माइनस के, ये भी ध्यान में रखने हैं। वैसे तो रीट में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, परंतु जब बात संख्याओं की आती है तो संख्याओं में कोई भी संख्या पूछी जा सकती है, किसी भी स्तर की संख्या है वो पूछी जा सकती है। अब एक आखिरी संख्याओं में आखिरी चीज क्या है? संख्याओं में आखिरी चीज है वो है एक नियम जिसे हम कहते हैं बागुजोबा का नियम। हिंदी में तो बागुजोबा बोलते हैं और अंग्रेजी में बोर्ड मास बोलते हैं। ये नियम किसके लिए है? ये नियम है कि अगर सवाल के अंदर संक्रियाएं एक से ज्यादा हों, अगर सवाल में संक्रियाएं एक से ज्यादा हों, जैसे जोड़ बाकी गुणा और भाग चारों संक्रियाएं दे दी, तो सबसे पहले कौन सी संक्रिया हल होगी? सबसे पहले किसे हल करेंगे? जैसे एक सवाल आ रहा है ये 2 - 2 गुणा 2 + 2 भाग। अगर जो संक्रिया हमारे सामने है
उसी को हम सबसे पहले हल करेंगे तो हमारा सवाल है वो गलत हो जाएगा। हमें एक क्रम का पालन करना पड़ेगा और वो क्रम है सबसे पहले भाग, इससे के बाद में गुणा और उसके बाद में जोड़ और लास्ट में बाकी हल की जाती है। तो देखो जोड़ और बाकी को तो एक साथ भी हल किया जा सकता है, पर भाग और गुणा जब साथ में हो तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो इस सवाल के अंदर सबसे पहले यहाँ भाग की संख्या है तो इन संख्याओं को हल किया जाएगा। बाकी वैसे की वैसी 2 - 2 गुणा 2 प्लस का चिन्ह 2 का 2 में भाग दिया, उत्तर आया 1। अब गुणा की संक्रिया 2 - 2 दूनी 4 प्लस 1। अब जोड़ 2 और 1 को जोड़ा 3 - 4। 3 में से 4 का घटाव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो हम तो 4 में से तो 3 घटा देते थे। ऐसे सवाल में क्या करना है? वही नियम। 3 का निशान क्या है? प्लस का। इसका निशान क्या है? माइनस का। और अलग अलग निशान है तो बाकी करेंगे। तो 4 में से 3 गए, 1 बचा। क्या 1 बचा? किसका बचा? माइनस वाले का बचा है, इसके नहीं बचा, ये तो कम है। इसका बचा है तो उत्तर में -1। ये हमारा आंसर है। तो ये जो नियम है वो भी हमें खास ध्यान रखना है। ये कुछ साधारण से नियम थे जिनकी मैंने जानकारी दी। इसके आगे वाले वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो देखेंगे, जिसके अंदर भाग जो पर खास फोकस रहेगा, भिन्न पर फोकस करेंगे। हम गुणज और गुणनखंड पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित आप कोई भी सवाल है उनको करें पेपर से संबंधित, और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताएं।